हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज अपने बहुत ही शानदार टॉपिक करने जा रहे हैं। कौन सा? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। रसायन विज्ञान में कर रहे हैं समावयवता। बहुत ही शानदार है, जहाँ से हर क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि केमिस्ट्री के जिस भी एग्जाम में है ना, केमिस्ट्री लगी है, वहाँ से समावयवता में हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बने रहें हमारे साथ। हाँ, कौन सा? समावयवता। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं कर रहे हो तो एग्री हब आपके लिए क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। और बने रहें सक्सेस विद एग्री हब। और हर कोई कार्य जो करने से पहले क्या लगता है? असंभव लगता है, परंतु जब करने लग जाते हैं, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता है तब तक क्या? वो असंभव है। चलो आज अपने स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का टॉपिक। कौन सा है? समावयवता। ओके, यहां देखिए आप, समावयवता। ये स्टूडेंट समावयवता होती क्या है? पहले तो इस कंसेप्ट को क्या आपको कवर करना होगा कि सर समावयवता है क्या। समावयवता में आपको बस जनरल बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी यौगिक है, कोई कंपाउंड है, उनके अणुसूत्र और अणुभार क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होंगे इसमें? अणुसूत्र और अणुभार समान होंगे, बस संरचना जो परमाणुओं की है वो भिन्न होगी। तो देखिए यहां पर, हाँ, जैसा मैंने आपको बताया वैसा यहां है। देखिए, दो या दो से अधिक यौगिक क्या, जिनकी अणुसूत्र क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उनका क्या? मॉलिक्यूलर वेट। यदि फॉर्मूला समान है तो वेट भी क्या होगा? समान होगा। तो अणुसूत्र और अणुभार समान होंगे, परंतु क्या होगी? संरचना यानी त्रिविमीय परमाणुओं की व्यवस्था यहाँ क्या होने वाली है? भिन्न भिन्न होती है। और इस घटना को क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवी। ये यौगिक आपस में क्या हुए? समावयवी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। और जो ये घटना है, क्या है? ये घटना है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयवता को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। इस घटना को समावयवता कहते हैं। समझ में आ गया ना कि समावयवता में होगा क्या? कोई भी कंपाउंड है, उनके अणुसूत्र और अणुभार समान होंगे और उनके परमाणुओं की संरचना यानी त्रिविमीय परमाणुओं की अरेंजमेंट है वो भिन्न भिन्न होगी। अब ये सर कितने प्रकार की होती है, ये इस पर बात करते हैं। चलो देखिए यहाँ पर समावयवता के प्रकार। समावयवता एक्चुअल में कितने प्रकार की होती है? कई बार बच्चे तीन क्वेश्चन कर देते हैं कि सर 3 होती है, कोई कह देते हैं 5 होती है। ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, समावयवता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक्चुअल में समावयवता ये कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। फिर इनके आगे नेक्स्ट टाइप आते हैं, यानी कि संरचनात्मक। तो संरचनात्मक समावयवता का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि इसमें समावयवता को तो आप समझ गए होंगे कि अणुसूत्र और अणुभार समान होने वाली हैं। तो संरचनात्मक में संरचना क्या होने वाली है? भिन्न भिन्न होगी। संरचना क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। तो यहाँ त्रिविमीय में परमाणुओं की रोटेशनल होते हैं ना, वो अरेंजमेंट भिन्न भिन्न होगा। तो ये भी आगे बात करते हैं। आप पहले देख लीजिए कि कोई भी टॉपिक है उसका पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर अपने उस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाने के बाद में ध्यान में लगेगा कि हाँ 1 by 1 किस प्रकार पढ़ रहे हैं और किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। चलो, संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट है अपने पास कौन सी? संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के प्रकार ये एक्चुअल में होती है स्टूडेंट्स 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? ध्यान में रखना, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है ये अब आप यहाँ देखिए। यहाँ देखो, श्रृंखला समावयवता, फिर आपका कौन सा है? क्रियात्मक समावयवता, फिर आपका कौन सा है? स्थिति समावयवता, फिर आपका यहाँ पर कौन सा है? मध्ययवता, और ये होती है चलावयवता। कौन सी होती है? ये एक्चुअल में 5 प्रकार की है स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि यहाँ से समझ जाते हो ना
तो आपको किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री की बैठना, जहाँ से समायोगिता के क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस के साथ गलत नहीं होगा। चलो यहाँ आज जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं ना, कितनी श्रृंखला का अध्ययन करने वाले हैं, श्रृंखला समायोगिता का, क्रियात्मक समायोगिता का और एक स्थिति समायोगिता का। एक कई बार क्या बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर एक श्रृंखला और होती है, वो कौन सी होती है, वो श्रृंखला वलय समायोगिता होती है, वलय समायोगिता। तो ध्यान में रखना वो किसके अंतर्गत आती है, वो क्रियात्मक में एक पोर्शन है, उस चीज को ध्यान में रखना। इसमें श्रृंखला भी होगी, वलय भी होगी। चलो आपको समझा दिया जाएगा। अपने कौन सी समायोगिता दो प्रकार की थी, संरचनात्मक और कौन सी त्रिविमीय। तो संरचनात्मक कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, 5 प्रकार की होती है, जिनका आपने नाम ध्यान लग गया होगा। अब अपने बात कर लेते हैं कि त्रिविमीय समायोगिता भी कितने प्रकार की है, ताकि टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको यह तो ध्यान में होना चाहिए ना कि इस टॉपिक के अंतर्गत अपने कौन कौन सा मैटर कब कब क्या पढ़ेंगे। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर त्रिविमीय समायोगिता। कौन सी, त्रिविमीय समायोगिता। देखो त्रिविमीय समायोगिता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, समरूपण और संरूपीय। यहाँ देखिए 1 नंबर अपने पास कौन सा है, कॉन्फिगुरेशनल। कॉन्फिगुरेशनल यानी कि समरूपण, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं ना, ज़्यादातर क्वेश्चन किस में से आते हैं, यहाँ से आते हैं। जेट, आईसीआर और बीएचयू के बच्चों को ज़्यादातर क्वेश्चन किस समायोगिता में, क्योंकि बच्चे संरचनात्मक पढ़ लेते हैं, इसके तक पहुंच नहीं पाते हैं। कंसेप्ट समझना स्टूडेंट्स, यहाँ से जनरल सिंपल को क्वेश्चन दे देते हैं और गलत हो जाते हैं। चलो दूसरा, अब ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आपकी जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिमम। तो यहाँ ज्यामितीय और कौन सी है, प्रकाशिक। कौन सी है, ज्यामितीय और प्रकाशिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यामितीय, जियोमेट्रिकल और इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कहते हैं। अब अपने पास कौन सा, समरूपीय, कॉन्फर्मेशनल। कौन सा, कॉन्फर्मेशनल यानी कि संरूपीय। ये त्रिविम समायोगिता के प्रकार हैं। तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको ध्यान में होना चाहिए कि समायोगिता एक्चुअल में कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। संरचनात्मक, त्रिविमीय। संरचनात्मक कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की थी। और त्रिविमीय कितने प्रकार की है, ये इतनी प्रकार की, 2 प्रकार की। इसमें यहाँ पर ये 2 है। अब इनका 1 बाय 1 अपने क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ आप अब नेक्स्ट देखिए, अपने कौन सा स्टार्टिंग करेंगे, श्रृंखला समायोगिता। कौन सी है, श्रृंखला समायोगिता। यदि स्टूडेंट्स एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हो तो किसी भी प्रकार की क्वालिटी, यहाँ क्वालिटी में समझौता नहीं किया जाएगा। चलो बात करते हैं श्रृंखला समायोगिता। सर हमारे को ये तो ध्यान में लग गया कि समायोगिता क्या है, समायोगिता है जिसका अणुसूत्र और अणुभार यौगिक की क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ श्रृंखला उस यौगिकों की क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होने वाली है, भिन्न भिन्न होती है। और अणुसूत्र क्या होती हैं, समान होते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, श्रृंखला समायोगिता कहते हैं। ठीक है सर, ये तो अपने डेफिनेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, सर कोई हमारे को क्या एग्जाम्पल बताएं आप। जैसे यहाँ एन ब्यूटीन व आइसोब्यूटीन आपस में क्या होगी, श्रृंखला समायोगिता होगी। आइसोब्यूटीन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान में रखें क्या है, एन ब्यूटीन व आइसोब्यूटीन। सर ये एन ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन का हमारे को ध्यान में नहीं है, क्यों, क्योंकि सर हम आपको ये बता देते हैं कि एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट में हम हर बच्चे को क्या हर बच्चे को 0 लेवल से अप करेंगे। ओके चलो अब बात करते हैं अपने पास यहाँ एन ब्यूटीन आइसोब्यूटीन होगा क्या। चलो हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा क्या IUPAC के अकॉर्डिंग आपको बेसिक समझा देते हैं। यहाँ देखिए ये है टेबल आपके पास, यहाँ पर कौन सी, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, चेन साइज, यानी कि यहाँ कार्बन दिया है। यदि एक कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे।
यदि 2 कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे, 6 कार्बन को 5 को पेंट कहेंगे, 6 को क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ये स्टूडेंट्स आपको जनरल क्या याद करना होगा, ताकि आपको कार्बन श्रृंखला जब काउंट कर रहे हो उस टाइम आपको ध्यान में तो होना चाहिए नहीं कि इसका नाम किसके आधार पर करेंगे। चलो सर, अब हमारे पास कौन सा आपने एग्जाम्पल बताया, आपने सर एग्जाम्पल बताया कि एन ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन। सर ये एन और आइसो में क्या डिफरेंस होता है? एन का अर्थ होता है अपने जब साधारण यानी व्युत्पन्न नामपत्ति करते हैं तो उसमें अशाखित श्रृंखला को कहते हैं एन। यहां पर एन ब्यूटीन, ब्यूट है ना, तो कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे, और एन का अर्थ है कि उस 4 कार्बन की श्रृंखला में कोई शाखा नहीं होगी। चलो ठीक है, देखिए यहां पर अपने पास बेस्ट एग्जांपल था सर, ये 4 कार्बन की क्या है, श्रृंखला है। हाँ, ये 4 कार्बन की श्रृंखला है स्टूडेंट्स, तो ध्यान में रखें नामकरण कहां से होगा, 1 2 यहां से नहीं होगा। सर यहां से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन श्रृंखला को चयन करना है सबसे लंबी बात। 2 नंबर बात यह कि कोई भी प्रतिस्थापी ग्रुप दिया हुआ है तो उससे काउंटिंग करेंगे, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड दिया है तो काउंटिंग कहाँ से हुआ, यहाँ से 1 2 यहाँ 3 और ये क्या है 4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। ठीक है, ब्यूट कह दिया, ओके सर। यहाँ पर क्या है, 1 पर इन है, हाँ तो 1 ब्यूटीन, या इसको क्या कह सकते हैं, एन ब्यूटीन। ठीक है सर, ये तो बोल दिया, तो इसका नाम क्या हुआ, 1 ब्यूटीन। ओके सर, ये इसका फॉर्मूला कितना है, आपने बताया था कि अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं। हाँ, अब 2 यौगिकों का क्या कंपैरिजन करना है कि कौन कौन से यौगिक क्या होंगे, आपस में समावयव होंगे। चलो यहां देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन यहां पर C4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है सर, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन है। इसका एक अलग यौगिक बनाएं जो इतने कार्बन इतने हाइड्रोजन लेंगे परंतु उनकी संरचना क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, यानी श्रृंखला क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, तो वो आपस में क्या होते हैं, श्रृंखला समावयव होते हैं। तो सर कौन सा बनेगा, आइसो। आइसो की संरचना स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, आइसो में होता है शाखा, तो आइसो की संरचना इस प्रकार अरेंजमेंट होता है कार्बन का। सर इसमें टी आकृति होती है, हाँ आइसो में कौन सी आकृति होती है, टी आकृति का कंपाउंड बनता है, बने सर। यहां देखो काउंटिंग कहां से है, काउंटिंग देखो यहां 1 नंबर है ना, क्यों दिया है, क्योंकि प्रतिस्थापी लगा हुआ है ग्रुप, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सर ये तो टी आकृति लग नहीं रही है, देखिए स्टूडेंट्स इसमें टी आकृति इस प्रकार दर्शाई हुई है। हाँ अब तो हमारे को क्या समझ में आ गया। ठीक है, तो ये 3 कार्बन है, यहाँ कितने टोटल इस कंपाउंड में कितने हुए, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 कितने 5 और 3 8। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, यहां पर इसमें भी तो 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, श्रृंखला समावयव होंगे। सर ये श्रृंखला क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। यहां देखो यदि नामकरण में आप ये श्रृंखला लेते हो तो ये कितने कार्बन की हुई, 3 कार्बन में, और यदि आप श्रृंखला ले रहे हो यहां से, सर हम काउंटिंग यहां से करेंगे, तो यदि आप यहां से कर रहे हो तो भी कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो यहां श्रृंखला भिन्न भिन्न है, अणुसूत्र क्या है, समान है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो सर इसका नाम क्या होगा, वैसे इसका नाम होगा आइसोब्यूटीन, जैसे एन ब्यूटीन है, ये कौन सा आइसोब्यूटीन, तो आईयूपीएससी में इसका क्या होगा, आईयूपीएससी में स्टूडेंट्स इसका देखो कहां से, यहां से वरीयता दी, 2 नंबर पर क्या है मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन, ये इसका क्या होने वाला है नाम। देखो 2 मेथिल, यहां क्या होगा 2 मेथिल प्रोप, यहां 2 मेथिल प्रोप 1 इन होगा। आईयूपीएससी में क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉरी यहां 2 मेथिल प्रोप 1 इन, और वैसे इसको क्या कहते हैं, वैसे इसको कहते हैं आइसोब्यूटीन,
वैसे इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटीन। ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, आइसोब्यूटीन है, या इसको कहते हैं 2-मेथिल प्रोप 1-इन कहते हैं, 2-मेथिल प्रोप 1-इन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। सर एक एग्जांपल हमारे को और बताओ। हाँ अभी देखते हैं, कौन सा, श्रृंखला समायोजकता का, क्योंकि आपका यहाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए एन ब्यूटेनॉल। सर यहाँ एन ब्यूटेनॉल, एन का अर्थ है कि कोई भी शाखा चेन में, क्या कार्बन की श्रृंखला में कोई शाखा नहीं होगी, नहीं होगी। ब्यूट का अर्थ क्या होगा, कार्बन कितने होंगे, 4 कार्बन होने वाले हैं यहाँ पर। ऑल का अर्थ क्या है, हाँ एल्कोहल का ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो ये एल्कोहल का ग्रुप है OH। चलो अब बात करें सर इसका आप बनाकर बताओ। हाँ ये देखो भाई, ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। यहाँ ऑल यानी कि काउंटिंग कहाँ से होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है श्रृंखला में, वहाँ से काउंटिंग करती हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉल। तो इसको वैसे नाम दिया जाता है 1-ब्यूटेनॉल, परंतु यहाँ क्या है, N-ब्यूटेनॉल भी इसको बोल सकते हैं, ध्यान में रखना। अब बात ये हुई कि इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका दूसरा यौगिक जो समायोजकता दर्शाएगा वो कौन सा होगा, ये देखिए यहाँ पर 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल। सर ये अब संरचना क्या होगी, यहाँ 2-मेथिल क्या है, प्रतिस्थापी ग्रुप है। एक्चुअल में कौन सा, ये प्रोप है वर्ड, यानी 3 कार्बन की श्रृंखला होगी। यहाँ कितने कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ कार्बन की 4 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला होगी। 2 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, और 1 पर क्या लगा हुआ है, ओल लगा हुआ है। सर संरचना बताएं आप। यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको नामकरण कहाँ से करना है, नामकरण कहाँ से करना है, जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। ठीक है सर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार भी हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है। हुआ क्या, अब 2 नंबर पर क्या लगे हुए हैं, यदि कार्बन श्रृंखला आप ये वरीयता दे रहे हो तो 2 नंबर पर लगा हुआ है मेथिल, तो ये हुआ क्या, 2-मेथिल। 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, और 1 पर क्या है, ओल, अनुलग्न लगते हैं, तो 3-1-प्रोपेनॉल, 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल। अब देखो सर ये समायोजकता किस प्रकार है, समायोजकता स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान में रखें, समायोजकता अपनी कौन सी है, श्रृंखला, यानी कि यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला हुई, यहाँ एक्चुअल में 3 कार्बन की श्रृंखला हुई। तो जहाँ श्रृंखला भिन्न भिन्न हो और अणुसूत्र यहाँ कितनी है, C4H10O है, यहाँ कितनी है, यहाँ 1 2 3 4, यानी कि कार्बन की तो संख्या 4 है, 3 4 2 6 7 3 10, हाइड्रोजन कितने हैं 10, और ऑक्सीजन कितना 1, यानी कि अणुसूत्र और अणुभार समान है। और हुआ क्या, संरचना भिन्न भिन्न है, तो आपस में क्या, श्रृंखला भिन्न भिन्न है, तो ये श्रृंखला समायोजकता होते हैं। ठीक है सर, ये तो हमारे को आ गया समझ में। अब बात करें नेक्स्ट, यहां पर अब बात कौन सी है, स्थिति समायोजकता की है। कौन सी है, स्थिति। तो सर आपने समायोजकता के तो अर्थ ही बता दिया कि अणुसूत्र और अणुभार समान होंगे। हाँ स्टूडेंट्स, समायोजकता का अर्थ यही है कि अणुसूत्र और अणुभार यौगिक की क्या होंगे, समान होंगी। बस स्थिति दी है तो यहाँ क्या होगा, स्थिति भिन्न होगी। किन किन की स्थिति सर भिन्न होगी, तो स्थिति भिन्न आपका देखो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है, या प्रतिस्थापित समूह है, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भिन्न हो सकती है, या किसकी, या जो प्रतिस्थापित ग्रुप लगते हैं ना, जिससे हेलोजन ग्रुप हमेशा प्रतिस्थापित लगता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, तो उनका क्या होगा, स्थान भिन्न होगा। इसको स्थान समायोजकता भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्थान समायोजकता, यानी कि स्थिति बता रहा है या स्थान बता रहा है। हाँ चलो अब बात करते हैं किसके, यहाँ ध्यान में रखें भाई, आपको क्लियर कट हो गया होगा। देखिए इसमें क्रियात्मक समूह है, क्या क्रियात्मक समूह है, बाद में बहुबंध यौगिक यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भिन्न होने वाली है, और किसकी,
प्रतिस्थापी हमेशा हेलोजन ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिस्थापी लगते हैं, यानी कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये सब क्या होते हैं, हमेशा प्रतिस्थापी लगते हैं। ठीक है सर, इनकी स्थिति भिन्न भिन्न होगी, इनकी क्या होगी, स्थिति भिन्न भिन्न होगी। अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि अणुसूत्र समान है तो अणुभार समान है। हाँ सर, ठीक है। यहाँ आप एग्जाम्पल बताएं सर, कैसे 1 ब्यूटीन व 2 ब्यूटीन आपस में क्या होते हैं, स्थिति समायोता होते हैं। स्टूडेंट्स कई बार क्लियर कट ये डायरेक्ट एग्जाम्पल आता है जेट में, डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाता है, तो ध्यान में रखें। दूसरा सर, यहां देखो 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल आपस में क्या है, स्थिति समायोता है। ठीक है सर, अब तो हम समझ गए। ब्यूट का बोल रहे हो कि 4 कार्बन होगा, हाँ होगा। ये सर कौन सा है, हम तो इसका नाम नहीं जानते। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, पढ़ कहाँ रहे हो, एग्री में पढ़ रहे हो। यहाँ देखिए, यहाँ ये एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ हमेशा क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं। तो ये कितने कार्बन की श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये ऑटोमेटिक क्या, हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी कर लेते हैं। ठीक है सर, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर बताओ हमारे को। यहाँ देखिए आप, यहाँ ये एल्कोहल है, हाँ 4 कार्बन है, तो 1 नंबर कार्बन 2 पर, 3 पर, 4 पर, चारों कार्बन ने क्या किया, अपनी संयोजकता पूरी कर ली। कार्बन की संयोजकता होती है 4, 5 लगा दिया तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। चलो यहाँ देखो सर, अब इसका नाम क्या हुआ, तो ये है 1 नंबर कार्बन पर, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। यहाँ ये 1 पर है, तो ये सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन, प्लस इसका क्या लगेगा, ये अनुलग्न लगेगा, यानी कि इसका लगता है ओल, तो ब्यूटेनोल। और ये कितने पर है, ये 1 पर है। समझ में आया आपको, 1 ब्यूटेनोल। हाँ ठीक है सर, अब तो समझ में आ रहा है। यहां देखिए, अब इसका नाम क्या है, 1 ब्यूटेनोल। समझ में आ गया ना, क्यों आया, क्योंकि रूट वर्ड कितना है, ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 पर एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है 1 ब्यूटेनोल। ठीक है सर, ये अब समझा रहे हो आप स्थान समायोता या स्थिति समायोता, क्योंकि इसमें एल्कोहल 1 नंबर पर है। अब दूसरा, इससे सेम कंपैरिजन, यानी कि इतने कार्बन इतने हाइड्रोजन, 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, 3 6 कितने हुए, 9 और 10, और ये C4H10O से दूसरा यौगिक बनने वाला है, उसकी क्या अब स्थिति भिन्न होगी। यहाँ कार्बन श्रृंखला भिन्न नहीं होगी, स्थिति भिन्न होने वाली है। वो कौन सा एग्जाम्पल था, 2 ब्यूटेनॉल। ये इसके क्या है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखें सर। अब इसमें तो हमारे को तो 3 ही कार्बन दिखाई दे रहे हैं, आप बोल रहे हो कि 4 कार्बन होने चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 1 नंबर कार्बन, ये कौन सा है, 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर। सर हम तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, नहीं यहाँ से काउंटिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ से क्रियात्मक समूह है नज़दीक होगा वहाँ से काउंटिंग होगी। तो यहाँ से 2 नंबर पर आ रहा है, यदि यहाँ से काउंटिंग आप दोगे ना, यहाँ से कौन सा, 1 नंबर, 2 नंबर, तो 3 नंबर, ये तो 3 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है सर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 2, इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा 2, और 4 कार्बन को क्या, ब्यूटेन, तो 2 ब्यूटेनॉल, इसका हुआ नाम क्या, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है सर, ये इस प्रकार होगा। तो यहाँ भी कितने हैं, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 3 कितने, 3 3 6, 2 यहाँ हुए 8, और 1 9, और 1 यहाँ होगा 10, तो यहाँ 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है सर, ये आपस में क्या होते हैं, स्थिति समायोता होते हैं, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है सर, अब आपने क्या बताया था, ब्यूटेन का बताया था, एक बार थोड़ा सा ब्यूटेन का और रिवीजन कर दीजिए। हाँ, क्योंकि 2 एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये क्या है सर, ये तो 4 कार्बन है और 1 पर क्या है, ब्यूटीन है, तो हम जान गए हुआ क्या, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन। हाँ, यही जो आपने बताया सही बताया आपने, क्या बताया,
1 ब्यूटीन। ओके, तो अब दूसरी स्थिति कौन से पढ़ रहे हो? स्थिति समायोता। तो इसमें स्थिति भिन्न होगी, अणुसूत्र समान होगा, यानी कि ये कार्बन की स्थिति कहाँ जाने वाली है? 2 नंबर पर करोगे। सर मैं तो यहाँ करूँगा। अरे भाई यहाँ करोगे तो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये फिर वापस कितने पर आ जाएगा? 1 पर आ जाएगा, क्योंकि काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी ग्रुप नज़दीक हो, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलो यहाँ हुआ क्या? सर ये तो हमारे को क्या लग रहा है? 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन। अब आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से करो, जैसे मैंने यहाँ से करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हुआ ना? तो देखिए डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है? 2 नंबर पर ही आ रहा है। डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आ रहा है, तो इसका नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 4। 4 को कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। और 2 पर स्थिति दर्शा रहा है, यानी ये क्या है? ये है 2 ब्यूटीन। ठीक है सर, अब हमारा कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ? यहाँ स्थिति समायोता और क्या श्रृंखला समायोता में अंतर आपको स्पष्ट ध्यान में लग गया होगा। चलो सर अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ आप कौन से पढ़ने वाले हैं? स्थिति समायोता की कुछ शर्तें आपको ध्यान में रखना, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उसके अकॉर्डिंग समझ जाओ। ठीक है सर, यहाँ एल्केन के लिए निम्नतम कार्बन कितने होने चाहिए? यदि एल्केन स्थिति उसी टाइम दर्शाएगी जब उसमें कम से कम 6 कार्बन हो। एल्कीन के लिए, एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए क्या होता है? 4-4 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पर देखिए एल्कीन के लिए निम्नतम कार्बन 4, एल्काइन के लिए भी 4, और एल्डिहाइड और कीटोन स्थिति समायोता उस टाइम दर्शाएंगे जब कार्बन श्रृंखला में क्या होगा? कम से कम 5 कार्बन की श्रृंखला होगी, तभी तो स्थिति दर्शा पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये इस स्थिति समायोता की है शर्तें। अब बात करते हैं अपने क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समायोता क्या होती है सर? क्रियात्मक समायोता सर हमने इतना तो जान लिया कि समायोता में अणुसूत्र और अणुभार क्या होने वाले हैं? समान होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इतना जान लिया, तो यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। ये इतना ही बता रहा है कि यहाँ क्रियात्मक समूह है क्या अलग अलग होंगे, यानी कि क्रियात्मक समूह भिन्न होंगे और अणुसूत्र और अणुभार क्या होने वाले हैं? समान रहने वाले हैं। सर हमारे को बताओ डेफिनेशन, यानी कि 1 नंबर पॉइंट इसमें ये ध्यान में रखना है। 1 नंबर, एक यौगिक नहीं है, ये 1 नंबर पॉइंट है कि यौगिक में कार्बन की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि कोई भी क्रियात्मक समूह है तो उसमें कार्बन की संख्या समान होनी चाहिए। यदि आप एल्कोहल ले रहे हो तो 3 कार्बन का एल्कोहल है, तो 3 कार्बन का क्या होना चाहिए? एल्कोहल और ईथर आपस में होते हैं समावयव। ओके, यहाँ पर देखिए दूसरा, इसमें क्रियात्मक समूह क्या होंगे? भिन्न भिन्न। मैंने बोला ना, एल्कोहल के साथ क्या बोला? ईथर बोला। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 3 नंबर इसकी शर्त क्या होगी? कि अणुसूत्र तो समान होते हैं। हाँ सर, ये तो हमारे को ध्यान में लग गया, ये नहीं ध्यान में था, तो ये अब ध्यान में लग गया कि क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे और कार्बन की संख्या में, ये यौगिक में कार्बन कंपाउंड की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हाँ सर, ये 2 कार्बन का है, क्या है ये? सर ये हमारे को ध्यान में है एल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हुआ भाई? 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ कहेंगे, यानी इसको एथिनॉल कह सकते हैं या एथिल एल्कोहल कह सकते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं? एथिल एल्कोहल। क्या कह सकते हैं? एथिल एल्कोहल कह सकते हैं। सर इसमें अणुसूत्र हैं अपने पास 2, यहाँ पर क्या कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 3, 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, और ये क्या है? 1 ऑक्सीजन है। तो इससे दूसरा कौन सा ग्रुप बनाया जा सकता है? हाँ देखो, एल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं? समावयव होते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है? ये सूत्र है स्टूडेंट्स ROR, किसका होता है? ईथर का होता है।
किसका? ईथर का होता है। यानी कि ये क्या है? डाई मेथिल। इसको क्या कहेंगे? मेथिल। तो ये डाई मेथिल ईथर। सर यहाँ ये डाई मेथिल ईथर है। हाँ, डाई मेथिल ईथर है। और ये एल्कोहल और ईथर में देखो, अब यहाँ भी 2 कार्बन है। कितने कार्बन? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सर हाँ, इनके क्या अणु सूत्र तो समान है। तो हुआ क्या? वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो और क्या क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो वो होंगे आपस में क्रियात्मक समावयवता। ठीक है सर, यह तो हम समझ चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल और करवा दीजिए। हाँ, ये क्या है? ये 3 कार्बन का है। सर ये श्रृंखला होगी? नहीं, ये क्या है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है, CHO। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। सर इसका अणु सूत्र बताओ हमारे को। अणु सूत्र यानी कि C3, 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1। सर हाँ, C3H6O से और कौन सा यौगिक बना सकते हैं? तो ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डिहाइड और कीटोन आपस में होते हैं क्रियात्मक समावयव। ठीक है, ये हुआ 3 कार्बन का 1 प्रोपेनेल, यानी 3 कार्बन को प्रोपेन। एल्डिहाइड का क्या लगता है? एल। और 1 पर है 1 प्रोपेनेल। ये किसके साथ समावयवता होगा? कीटोन के साथ। यहां देखिए स्टूडेंट्स, कितने कार्बन है? सर अब ध्यान में लगा 3 कार्बन है, क्योंकि ये आपने बता दिया 1 2 3। तो यहां कितने कार्बन हुए? 3। हाइड्रोजन कितने हुए? 6। ऑक्सीजन कितने है? सर 1। तो हुआ क्या? अणु सूत्र समान। हाँ सर, अणु सूत्र समान है। क्रियात्मक समूह क्या है? भिन्न भिन्न है। ये क्रियात्मक समूह किसका होता है? कीटोन। कीटोन का है। और कीटोन का क्या लगता है? ओन। यानी कि ये प्रोप 2 पर क्या है? ओन। तो 2 प्रोपेनोन। 2 प्रोपेनोन और 1 प्रोपेनेल आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समावयवता होते हैं, यानी कि क्रियात्मक समावयवी हैं। ध्यान में रखें। चलो अब आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएं। एल्कोहल व ईथर आपस में क्या होंगे? क्रियात्मक समावयव। फिर एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समावयव। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समावयव। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समावयव। यहाँ ध्यान में रखें, इनसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी एग्जाम्पल मिले क्रियात्मक समूह से समावयवता देनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट को क्या होता है? देना पड़ता है। तो ध्यान में रखें, इस टेबल में से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस शर्त ये है कि आप प्रैक्टिस सेट तैयार करें जिस प्रकार हमने बताया है। देखिए नाइट्राइल का CN होता है, यहाँ आइसोनाइट्राइल का NC होगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह समान होगा। यहाँ COOH होने वाला है, यहाँ क्या होता है? COOR होगा। बस आपको ध्यान में रखना, इनमें होगी समावयवता आपस में। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो आपको शानदार लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारे को बताएं। और ये हम इसी प्रकार क्या समावयवता आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। और क्वालिटी के मामले में देखो, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट कोई समझौता नहीं करने वाली है। थैंक यू। हाँ चलो एक बात और बता देता हूँ, यदि कोई बच्चा हमारी लाइव क्लास सेशन अटेंड करना चाहता है तो यहाँ इस नंबर पर क्या हम शाम को डेली लिंक प्रोवाइड करवाते हैं 8003219660 पर। वो हमारे से कांटेक्ट नंबर भी कर सकते हैं और अपना व्हाट्सअप, ये इस नंबर पर क्या है व्हाट्सअप चलता है संस्थान का, वहाँ से आप मैसेज कर दीजिए, नाम लिख कर सेंड कर दीजिए ताकि आपको लिंक मिल जाएगा। लाइव क्लास भी आप अटेंड करें जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चल रही है और केमिस्ट्री और वैसे हमारा जो एग्रोनॉमी है जो भी है, तो रिकॉर्डिंग क्लासें भी है। इसके लिए आप एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पर चैनल देखें। थैंक यू।